वेब चैनल योर वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सवाल पूछे हैं गवर्नमेंट से। उसने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई आप बैलेंस कैसे बनाओगे। एक जो आपने कमिटमेंट किया है कि ग्रेट बस्टर्ड्स जो हैं इनको बचाने का है, और दूसरा आपके कमिटमेंट्स हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है। तो कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है तो वहाँ पे आपको सोलर लगानी है, और सोलर पैनल्स जो लगा रहे हो उसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लगेंगी। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी वायर्स और ये सोलर पैनल्स की चपेट में आके इनकी जान जा रही है। तो गवर्नमेंट से यही सवाल पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि भाई कैसे आप इसको बैलेंस कर रहे हो। तो इस चीज़ पे लेके डिस्कशन है। तो वो तो खैर गवर्नमेंट का जब जवाब आएगा। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन क्या है, कहाँ रहते हैं, इनकी IUCN स्टेटस क्या है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही हमने बात करी, ठीक है, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो है और साथ ही साथ इंडेंजर्ड बर्ड है। इंडेंजर्ड में भी आपको देखो तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको डिस्कशन करता हूँ कि ये कैटेगरीज क्या है, बट अभी के लिए आप इसको याद रखें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे बचाओगे इनको। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि क्या आपने कोई डेटा बेस्ड स्टडी करी है, कोई साइंटिफिक स्टडी करी है दैट दिस बर्ड्स डाई ऑफ कॉलिजन विद द ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो ऊपर से जो पावर ट्रांसमिशन लाइन जाती है तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो हैं ये जाकर टकरा जाते हैं, और टकराने से इनकी जान जाती है। तो उससे रिलेटेड भी कोई डेटा है क्या, कोई साइंटिफिक स्टडी करी गई है क्या, वो सवाल पूछा गया है। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो कहा था कि हमने बर्ड डाइवर्टर्स लगाए हैं। अब ये बर्ड डाइवर्टर्स जो है ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिशन लाइन पे ये डिवाइस होती है जो लगाई जाती है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको दूर से थोड़ा सा देख सकते हैं, और देख लेने की वजह से ये कोलाइड नहीं करते इन तारों से, तो उनको बचाने में मदद करती है। तो ये गवर्नमेंट ने बताया था कि हमने बर्ड डाइवर्टर्स लगाए हैं। बट फिर से वही सवाल कि भाई आपने इसको चेक किया कि नहीं, आपने जो आपने स्टेप लिए तो स्टेप की एफिकेसी रेट क्या है, उसको किसमें कितना सक्सेस हुआ, तो उसको लेके कोई स्टडी किया गया। तो देखो, अब गवर्नमेंट जो है कोई भी आपको प्रोग्राम चलाती है तो हमें कहीं ना कहीं पोस्ट प्रोग्राम स्टडीज़ भी जो है ये करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। दिस इज स्पेशली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, तो राजस्थान एंड गुजरात वाले रीजन में तो ड्राई एरिया में रहने वाले ये पंछी हैं। ठीक है, और ये उस रीजन में रहते हैं, और इनका ये है कि भाई इनकी डिक्रीज बहुत तेज़ी से हुई है। आज के डेट में अगर बात करें तो 50 to 250 बर्ड्स के रेंज में मैक्सिमम मानी जाती है कि इतने हैं बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा बचे नहीं हुए हैं। इनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो डाउन हो रही है। और आने वाले टाइम में आप देखो तो धीरे धीरे जैसे इंडिया की कमिटमेंट्स अपने को सोलर पावर जो है, हमारे सोलर पावर को हमने टारगेट ले रखा है कि 100 जो है गीगावाट हम सोलर पावर प्रोड्यूस करेंगे। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सोलर प्लांट, अब राजस्थान का इलाका ड्राई रीजन है तो सोलर के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है, साथ साथ वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से बहुत सारे वेस्टलैंड्स भी हैं जिसमें एग्रीकल्चर नहीं होती, तो वहाँ भी हम लगा सकते हैं सोलर पावर्स को। बट वहाँ पे सोलर पावर्स बचाने के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इन ग्रेट इंडियन बर्ड्स के भी जो है इनकी जान को भी खतरा होता है। तो उसको हम लेके कैसे मैनेज करें, ये आपके ये सवाल है। और कहीं ना कहीं एक केस स्टडी के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है जब हम बात करते हैं बिटवीन द डेवलपमेंट और आपको बिटवीन द इन्वायरमेंट, राइट है। तो डेवलपमेंट, अब देखो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमें करना है, और डेवलपमेंट ये वाला डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। कि हम इन्वायरमेंट जो ट्रांसमिशन होती हैं, आपको जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें बहुत सारे फॉसिल फ्यूल एमिशंस होंगे या गैसियस एमिशंस होते हैं। तो हम उसी को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोलर। अब आप देखो कि ये अच्छा सा इन्वायरमेंटल वर्सेज इन्वायरमेंट की विद इन द इन्वायरमेंट अगर दो चीज़ें आमने सामने हैं तो उसको हम लेके कैसे बैलेंस करें। तो ये यहाँ भी केस बन सकता है, आपको एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ एथिक्स में इसमें कहीं ना कहीं केस स्टडी भी आपको बनाया जा सकता है कि भाई इनको इस बीच में हमें कैसे फैसले लेने होंगे, राइट। तो उस डिस्कशन में भी नहीं जाएंगे, बट आई हैव जस्ट ट्राई टू गिव यू किसके कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा जो है हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे तो 2021 की जो रिपोर्ट है, IUCN की जो रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन विथ हार्डली 50 to 259 ऑफ देम आर अलाइव। और इसको लेकर के जो है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये होता क्या। तो अगर IUCN का आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो IUCN जो क्लासीफाइड करती है, तो जिन भी स्पीसीज़ की स्टडी करती है तो सारे स्पीसीज, आप ऑल स्पीसीज हैं, इनको दो पार्ट में बांटा जाता है। वन इज़ द नॉट एवेल्युएटेड, जिनके बारे में कोई रिसर्च वगैरह नहीं करी गई है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एवेल्युएटेड कैटेगरी के, तो इन पे लेके स्टडीज़ करी जाती हैं। अब विद इन द एवेल्युएटेड कैटेगरी एक कैटेगरी जो आती है वो आती है डेटा इनएफिशिएंट। ठीक है, या डेटा जो है वो कंप्लीट मात्रा में अवेलेबल नहीं है, तो डेटा डेफिशिएंसी की बात आती है।
अब विद इन द एवेल्युएटेड, एक तो डेटा एफिशिएंट और दूसरी जो है जिनकी डेटा अवेलेबल है, जिनकी डेटा प्रॉपर डेटा, आपको एडिक्वेट डेटा जो आप कह सकते हो कि वो अवेलेबल है। अब जिनकी एडिक्वेट डेटा अवेलेबल है उनको फिर वेरियस कैटेगरीज में डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उनकी स्थिति है उसमें डिवाइड किया जाता है। इसमें एक कैटेगरी जो है वो नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी है। तो सॉरी, नियर थ्रेटेंड से पहले एक आपको आता है लीस्ट कंसर्न। तो लीस्ट कंसर्न की जो कैटेगरी है इनको कोई इशू नहीं होता, ठीक है, दे आर प्रोबेबली सेफ, उनको आने वाले टाइम में भी कोई इशू नहीं दिख रहा है। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज ऑफ नियर थ्रेटेंड। तो लीस्ट कंसर्न के बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो नियर थ्रेटेंड की, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ थ्रेटेंड। तो ये इन दोनों को नॉर्मली सेफ माना जाता है, सेफ जोन में माना जाता है, बहुत ज़्यादा इनको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नियर थ्रेटेंड के बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है आपको जो है दैट इज द वल्नरेबल। अब ये जो वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल का मतलब है कि नाउ दे आर इन द हाई रिस्क, कि भाई ये इन पे रिस्क है, अब ये अगर इनको ध्यान नहीं लिया गया तो ये इनकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो सकती है। वल्नरेबल के बाद जो अगली कैटेगरी उससे ऊपर आती है जिसको कहते हैं इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब ये अब खतरे के निशान के पास पहुंच चुके हैं, दे आर इन द वेरी हाई रिस्क कैटेगरी, ठीक है, इन पे जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है और जो भी वल्नरेबल में है अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या हो जाएंगे, ये इंडेंजर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इंडेंजर्ड के बाद जो कैटेगरी आती है उसको कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, ये जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, दे आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है इनके, ये में बहुत कम चांसेस हैं कि ये बचेंगे। तो आप देखो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अब अगर इससे थोड़ा सा भी इनकी कंडीशन खराब होती है तो नाउ दे विल गो एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो एक कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि जंगलों में आपको जनरली नहीं मिलेंगे, जनरली इनको कैप्टिविटी में रखा गया होगा, कहीं पे आपको सेफ जगहों पे रखा जाएगा, पार्क्स बना के रखे जाएंगे, पर जंगलों में वाइल्ड में अवेलेबल नहीं होंगे, ये खत्म हो चुके होंगे। और इसके बाद जो है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के ऊपर एक और कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं एक्सटिंक्ट। तो मतलब कि ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, जिन एरियाज में मिलने चाहिए थे वहाँ पर जनरली नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा बर्ड किस रिस्क में है उसको इस तरीके से आपको डिवाइड किया जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट कंसर्न एंड इट विल गो टू लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेंड के पास जाएगा, नियर थ्रेटेंड से वल्नरेबल होगा, वल्नरेबल से इंडेंजर्ड होगा और इंडेंजर्ड से क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड देन इट विल गो एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो इस तरीके से क्या है कि रिस्क इनका बढ़ते जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड के कैटेगरी में है, IUCN ने तो इनको 12 में ही डाल दिया था, ठीक है, 2012 से पहले ही डाल दिया था, 2011 में ही डाल दिया था। अब जो है आप देखो कि भाई इट हैज ऑल्सो सेट अप 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई इसको ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि ये भाई देखो स्पीसीज हैं, ये भारत की हमारी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो अगर उस पर खतरा होता है तो ये हमारा ही लॉस्ट है, ये ह्यूमैनिटी की लॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक कमेटी बनाई 3 मेंबर की, साइंटिस्ट राहुल रावत, सुतीर्थ दत्ता एंड देवेश गधावी, इन लोगों को मिलाकर के, हुआ द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट फाउंडेशन, इनको मिलाकर के इनको एक कमेटी बनाई और कहा कि भाई आप फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए, आप स्टडी कीजिए कि क्या जो हाई वोल्टेज तार जा रहे हैं, जो भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पावर लाइंस होते हैं, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि उनको अंडरग्राउंड लेके चले जाएं। अगर हम उनको अंडरग्राउंड लेंगे तो इससे बस्टर्स जो है उनको खतरा नहीं होगा, कोई उनकी जान जो है उनकी जान बच सकती है। बट आप देखें कि ग्रेट बस्टर्ड एक खतरा केवल ये खतरा ये ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, और भी इनको खतरे हैं जो हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये खतरा क्यों है, ये तारों से इनको क्यों खतरा है, तो वो हम समझ लेते हैं। तारों से इनके खतरा होने का कारण है कि इनकी लेटरल विजन होती है, यानी सामने इनको पूरा क्लियरली नहीं दिखता, साइड में ज़्यादा बेहतर दिखता है, ठीक है। तो साइड्स ऑफ हेड में जैसे आपने कौवे को देखा हो, क्रो को देखा हो, तो क्रो का साइड विजन लेटरल विजन होता है, वो सामने नहीं देख पाता, ठीक है। एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर फ्लाइट कोर्स व्हेन कन्फ्रंटेड टू अ लाइव वायर। अब वो ये उड़ रहे हैं तो इनको बहुत दूर से नजर नहीं आती, वो जो वायर्स होती है बहुत पास आने के बाद दिखती हैं। और ये बर्ड्स जो है काफ़ी हेवी होते हैं, 15-16 kg के ये हेवी बर्ड्स होते हैं, बहुत हाइट पे उड़ते भी नहीं हैं। तो 15-16 kg के ये बर्ड्स होते हैं, इनको फ्लाइट चेंज करने में बीच पाथ में दिक्कत होती है, और उसके वजह से जब तक इनको समझ में आता है कि चेंज करने का कोशिश करते हैं, तब तक जो है ये लाइव वायर से टकरा जाते हैं और इनकी जो है वो जान चली जाती है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की बात है। अब आगे देखते हैं तो आप देखो कि 1994 में इनको क्या किया गया, दे वर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN लिस्ट में, बट बाय 2011 तो इनिशियली इंडेंजर्ड कैटेगरी में थे। आप देखो कि बहुत ऊपर निशान इनका खतरे से बहुत बाहर थे, इंडेंजर्ड कैटेगरी में थे, वल्नरेबल के जस्ट ऊपर थे। बट उसके बाद जो है आप ये कहीं ना कहीं आपको चले आए बाई 2011 इसको क्या कर दिया गया, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आपको भेज दिया गया। मतलब नाउ दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे,
ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नाउ अब बात कर लें तो अब थोड़ा की फैक्ट्स के रिलेटेड, तो यूपीएससी की आजकल आदत हो गई है वो घुमा फिरा के सवाल में पूछ लेता है। तो कॉमन नेम इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपको जो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, और पॉपुलेशन मानी जाती है 200 to 50 इंडिया में एस्टिमेट की जाती है, बट ओवरऑल भी पॉपुलेशन नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाइट की बात करें तो अप टू 1 मीटर इसकी हाइट होती है, और वेट जो है 15 से 18 kg के बीच में इसकी आपकी वेट होती है। हमने बात करी अगर आप इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जो वहाँ पे आपको शेड्यूल 1 में इसको आपको सुरक्षा देता है। शेड्यूल 1 मीन्स हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी जो है इसको दी गई है। ठीक है, सिक्योरिटी तो क्या, बट अगर आप इसकी हंटिंग कोई करता है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो बहुत हाई लेवल की होगी, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एक तरीके से है। साथ ही साथ अगर आप देखो कि साइट्स की जो कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पीसीज, तो उसको लेकर के जो है वहाँ पे भी अपेंडिक्स 1 में दिया गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ऑन द IUCN कैटेगरी। ठीक है, साथ ही साथ रेड लिस्ट में आपको नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में भी इसको लेकर के जो है इसको लेकर के प्रोग्राम चलाया जा रहा है अलोंग द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, कि अपने को जो है इनको रिकवर करने का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें कि आपको IUCN में इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी आपको साइट्स के अंदर में क्या है, इसकी कैटेगरी आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर में इसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो इन तीनों में आप देखो कि सबसे हाईएस्ट लेवल की जो सिक्योरिटी होगी या कंसर्न जो है वो उसमें इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। इसके बाद अगर बात करें हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मली ये जो बर्ड होता है, ये बर्ड आपको कहाँ होता है, ये ड्राई ग्रासलैंड्स के एरिया में रहते हैं। तो ड्राई ग्रासलैंड या आप कह सकते हैं स्क्रब लैंड में जो है वहाँ रहते हैं, क्योंकि देखो ये पेड़ों के एरिया में रह नहीं सकते, ये उड़ नहीं पाएंगे बहुत ऊंचाई तक। हेवी बर्ड्स होते हैं, ज़्यादा बड़े ट्रीज हो जाएंगे तो ये वहाँ पे उड़ नहीं पाएंगे और इनको दिक्कतें आती है। ठीक है, सो हिस्टोरिकली आपको जहाँ जहाँ इंडिया में ग्रासलैंड्स हैं, ड्राई ग्रासलैंड है या स्क्रबलैंड है या थोड़ा बहुत सवाना जैसा एरिया जो है वो उस एरिया में ये आपको एग्जिस्ट मिलेंगे। नॉर्मली दे आर फाउंड इन राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न गुजरात के रीजन में, और थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान का रीजन है वहाँ पे ये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनिशियली तो ये बहुत बड़े एरिया में मिलते थे, वेस्टर्न इंडिया स्पैनिंग 11 स्टेट्स में थोड़ा बहुत इनकी मिल जाती थी इंक्लूडिंग द पाकिस्तान, बट अब जो है ये उतना एग्जिस्ट नहीं करती। ये अभी के टाइम में राजस्थान एंड गुजरात वाले रीजन में ही करते हैं, तो वो भी जो है आपका थार डिजर्ट का जो एरिया है वहाँ पे करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत डेक्कन पेनिनसुला वाला जो एरिया है जो आपको रेन साइडो रीजन बनता है वहाँ पे थोड़े बहुत मिल जाते हैं। अब जो है आपको जो नॉर्मली अभी आपको नाउ दे आर मोस्टली कन्फाइंड टू राजस्थान एंड गुजरात। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन लोगों की माननी है, कभी कभी दिख जाती है कि महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में जो आपको ड्राई रीजन है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं उस रीजन में दिख जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया दे फेवर फ्लैट ओपन लैंडस्केप्स विथ मिनिमम विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन, तो पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इनको उड़ने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए ग्रासलैंड में ये दिखेंगे। साथ ही साथ जो है इनकी जो ब्रीडिंग सीजन होती है, तो ध्यान रखें इनकी ब्रीडिंग सीजन जो है यानी मेटिंग जब ये करते हैं तो ब्रीडिंग सीजन क्या होती है इनकी, मानसून होती है, तो मानसून में ये रहते हैं। अगर खाने की बात करें तो नॉर्मली दे आर ओमनिवोरस। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे वर्म्स हैं, कीड़े हैं, उनको खाते हैं, बट कभी कभी जो है आप कहीं ना कहीं ये आपको थोड़े बहुत मिलेट्स भी या दाने भी खा लेते हैं। तो सोरगम एंड मिलेट्स जैसी जो चीज़ें हैं, तो नॉर्मल पंछी जो खाना खाते हैं उस तरीके से इनका भी चल जाता है। इनको एक इनके खाने की भी दिक्कत है। खाने की दिक्कत क्या है कि नॉर्मली अगर चलो इंसेक्ट्स वगैरह नहीं मिले, आप समझो कि बहुत ड्राई रीजन है तो उतने इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है आपको बहुत कम मिलेंगे इन गर्म वाले रीजन्स में। बट यहाँ पे इनका खाना हो जाता था, सोरगम एंड मिलेट्स इनका काम चल जाता था। बट यहाँ पे भी जो है आपको क्रॉप जो है, पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग वो चेंज हो चुकी है। पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग पहले जहाँ पे सोरगम एंड मिलेट्स उगता था वहाँ पे अब कहीं ना कहीं आप देखो कि राइस की कल्टीवेशन हो रही है। आप इंदिरा गांधी कैनाल जो है उस रीजन में चला गया तो वहाँ पे लोगों ने राइस की कल्टीवेशन शुरू कर दी, वहाँ पे लोगों ने शुगर कैन की कल्टीवेशन शुरू कर दी, महाराष्ट्र वाले रीजन में भी। तो उसके वजह से इनका खाना जो है वो भी इनको नहीं मिल रहा है ठीक तरीके से, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें तो नॉर्मली जो है आपको जैसे ये ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप देखो कि ये जो आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्या करता है, इसके जो एग्स होते हैं ना, ये एग्स आपको अपने नेस्ट में तो ले करता है, बट इसका नेस्ट जो है वो काफ़ी ओपन एरियाज़ में होता है। तो नेस्ट इसका नॉर्मली ओपन ग्राउंड वाले एरिया में जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है डिप्रेशन है, कहीं पे गड्ढा है तो गड्ढे में अपना नेस्ट बना लेते हैं, या कहीं पे लो क्रॉपलैंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं या पौधे नहीं हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, वहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड्स में बना लेते हैं, तो ग्रासलैंड में भी जो है इनका चलते रहता है। अब आप समझो कि यहाँ पे क्या ग्रासलैंड में अगर सपोज करो इसने बनाया हुआ है अपना नेस्ट और वहाँ से कोई एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल पास करेगा, तो ग्रेजिंग एनिमल क्या करेगा, इसके अंडों को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप देखो कि ये भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, इससे भी इनका नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ जो है आपको इनके अगर
इससे इनको खतरा होता है। तो नॉर्मली तो ईगल्स या वल्चर्स इनको परेशान करते हैं, वो इनकी हंटिंग करते हैं, और कुछ मामलों में उल्फ्स जो हैं वो उल्फ्स भी इनकी हंटिंग करते हैं। तो ईगल्स एंड वल्चर्स तो खुद ही कम हो चुके हैं, बट उल्फ से जो है थोड़ा बहुत खतरा है। साथ ही साथ ह्यूमन हंटिंग एक मेजर कारण भी बनी है। ह्यूमन ने भी, अभी तो खैर इंडिया में बहुत कम हो गया, आपको नहीं मिलेगा आपको हंट करते हुए, क्योंकि सरकार ने काफ़ी कड़े प्रावधान बना रखे हैं, बट ह्यूमन हंटिंग ने भी एक कारण रही इनके पॉपुलेशन डिक्लाइन के पीछे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है इंडिया गवर्नमेंट इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2012 में जो है प्रोजेक्ट बस्टर्ड स्टार्ट करी थी। तो जिस तरीके से हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करी थी, तो प्रोजेक्ट बस्टर्ड जो है उसमें स्टार्ट करी। साथ ही साथ जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो आपको होती है, तो CMS, उसमें भी जो है इसको आपको इंक्लूड कराया गया है, ताकि इस पर जो है ध्यान रखा जाए। तो इसमें जो है इन चीज़ों को गवर्नमेंट एफर्ट तो ले रही है, बट अगेन जो बात है कि भाई हम कैसे इसको आपको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो है आप देखो कि नॉर्मली जो है इनकी लोकेशन स्पेसिफिक है, काफ़ी लोग स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं। ठीक है, और ये बाकी जगह पे इनको बचाया भी नहीं जा सकता। और इशू जो है हमने इशू डिस्कस किए, और इंडिया के सामने इशू है कि भाई हम क्या करें, हम सोलर को प्रमोट करें, सोलर को उधर डिस्ट्रीब्यूट करें, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को इनको भी सेव करें, क्योंकि दोनों ही हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। वी हैव टू डू द फिजिबिलिटी स्टडीज़ कि भाई जो अंडरग्राउंड वायरिंग चलेगी तो कॉस्ट तो डेफिनेटली आपको एस्केलेट होगा, बढ़ेगा उससे, बट वी हैव टू फाइंड कि क्या हम इस तरीके से कोई बीच का रास्ता, कोई बीच का सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या। सो लेट्स सी गवर्नमेंट का इस पर क्या जवाब आता है और आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होता है। तो आई विल डिस्कस यू दोज डेवलपमेंट्स। तो तब तक के लिए जो है आप पढ़ते रहें, कीप रीडिंग। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको सारी की सारी PDF जो है सारी की सारी नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी PDF फॉर्म में, फ्री में। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को तक भी जो है ये नॉलेजेबल वीडियो पहुँच सके। एंड सो कीप स्टडी एंड गुड, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।